हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट में मिस्टीरियस सेलर्स की सेलिंग जारी है और सेलिंग की स्पीड बढ़ती हुई हमें दिख रही है। और मार्केट को पिछले दिनों जो पंप किया गया था उसकी हवा अब निकलती हुई दिख रही है। पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं और ये टाइम रोने धोने का नहीं है, अपनी गलती को सुधारने का है, ऑपरेशन पोर्टफोलियो क्लीन अप करने का है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज नेवर ऑब्वियस, इट इज डिजाइन्ड टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। और अक्सर जब मार्केट में तेजी होती है तब ये लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ में तब आता है जब बहुत देर हो जाती है और मार्केट अपना असली रंग आपको दिखा देता है और आप अपने आप को एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि देखो कैसे मार्केट ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी होती है कि कहीं ना कहीं जाकर मार्केट वापस से रिकवर करेगा और आपके पोर्टफोलियोज को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके ब्लीडिंग पोर्टफोलियोज को दोबारा से प्रॉफिट में आना है और आप सिर्फ होप के भरोसे बैठे हुए हैं तो शायद आपके हाथ में डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है। आपको इस वक्त कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कई वीडियोस में हमने आपके साथ टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज को शेयर किया है जिसको अडॉप्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आईटी सेक्टर में हमें क्या करना है। हमने एक क्विकली इसके बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है और हमारे जो टॉप के आईटी सर्विसेज कंपनी हैं वो क्या कर रही हैं और उसके बेसिस पर आप कुछ हद तक ये डिसीजन ले सकते हैं कि किन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और किन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए या उस पर अपनी पोजीशन को थोड़ी कम करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो फ्यूचर में भी हम दूसरे जो सेक्टर्स हैं या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। तो कैसे आप उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को साइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या उसे आप बढ़ा सकते हैं या उसे घटा सकते हैं। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा तो ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। अब ऑपरेशनल पोर्टफोलियो क्लीनअप में जाने से पहले कुछ और फ्रेश डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका डेफिनेटली मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कल के दिन एक और खबर आई, मिस्टर ट्रंप ने फ्रेश कुछ टैरिफ्स लगाने की घोषणा की और वो है राइस पर। जो यूएस से इंपोर्ट करता है राइस पर, उस पर कुछ टैरिफ्स लगाने की घोषणा की। और हम जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज है जो राइस एक्सपोर्ट करता है और यूएसए को भी अच्छा खासा इंपोर्ट करता है। तो आइए इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो राइस जो अमेरिका इंपोर्ट करता है उस पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स पे वो टैरिफ्स को अनाउंस करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इससे पहले आइए हम समझते हैं कि हम कितना अमेरिका को राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम दो तरीके के राइस अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। पहला हो गया बासमती और दूसरा नॉन बासमती। तो नॉन बासमती की अगर आप लिस्ट देखें इंडिया में तो हम 24 नंबर पर है, यानी कि अमेरिका जितने कंट्रीज से राइस खरीदता है हम 24 नंबर पे हैं। बासमती में हम 4th नंबर पे हैं। तो अगर वहाँ पर वो टैरिफ लगाते हैं, हमारे कंट्रीज पर भी लगाते हैं और स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया का नाम भी मेंशन किया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहली बात तो ये कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के किसान जाके प्रेसिडेंट के सामने रो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमें राइस में बहुत घाटा हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और हम ग्लोबल मार्केट्स में बेच भी नहीं पा रहे हैं। तो ट्रंप ने उन्हें ये अनाउंसमेंट किया कि हम उनको, यानी कि ट्रंप अमेरिकन राइस फार्मर्स को $1 लाख से ज़्यादा की सब्सिडी देंगे। देखिए यही अंतर है कि वहाँ के किसानों को देश का जो है सपोर्ट मिलता है, हमारे किसानों को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगर उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सपोर्ट दिया जाए तो आप देखिए वो भी अच्छा प्रोडक्शन करेंगे।
तो $1 लाख से ज़्यादा उनको सब्सिडी देनी है। अब ये सब्सिडी का पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी यूएस के ऊपर तो कर्जा बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है कि इंपोर्ट पर भी जाकर टैरिफ लगा दिया है। जो पैसे आएंगे उसी से उसको वो सब्सिडी देंगे, तो उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है? तो पहली बात तो ये कि बासमती का जो राइस है, जो कंज्यूमर है वहाँ पर, उसका कोई ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो सभी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो वहाँ के कंज्यूमर ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और नॉन बासमती की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो इसीलिए हमारे देश में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहना भी पूरी तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में फ्रेश टैरिफ्स भी लग सकते हैं, और इंडिया अभी भी ट्रंप के ब्लैकलिस्ट में एक तरीके से है कि जहां भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंडिया को बचाने के बजाय वो उस पर ज़बरदस्त तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इस बात का भी डर है, या कहीं ना कहीं भनक है कि शायद अगले साल और भी ज़्यादा हमारे ऊपर पेनल्टीज और टैरिफ्स लगें। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दूसरी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ने जो रेट कट किया है वो किसी भी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं है। वहाँ पे कोई रेट कट होने वाला नहीं है। बैंक्स ने ये कहा है कि ये एक मॉडेस्ट रेट कट है, और वो और रेट कट नहीं करेंगे क्योंकि उनके मार्जिन्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं, और अगर वो रेट कट करेंगे तो उन्हें डिपॉजिट के रेट कट्स भी करने पड़ेंगे, और लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके पोर्टफोलियोज भी लगातार ब्लीड कर रहे हैं। तो वो पैसा भी अब वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे और बैंकों के पास नहीं जाएगा। बैंक्स ऑलरेडी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव फैक्टर बैंकिंग सेक्टर के लिए और पूरे मार्केट के लिए एज ए नेगेटिव काउंट हो रहा है। तीसरी जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ब्लिंकिट के सीईओ ने ये कहा है कि अब क्विक कॉम सेक्टर में, ये जो 10 मिनट के डिलीवरी वाला सेक्टर है, इसमें भी बबल बनता जा रहा है, और बबल जल्दी ही बर्स्ट भी कर सकता है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्योंकि जिस तरीके से वो पैसे को पंप कर रहे हैं बिजनेस में, वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरीके से फंडेड हैं, बाकी का हमें नहीं पता। तो इस सेक्टर में भी हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, और शायद इकलौता ये सेक्टर इंडिया में ऐसा है जिसमें हमें ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिख रही है। और उनका कहना है कि ये फंडिंग जो भी वो बर्न कर रहे हैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे और इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखिए तो स्विगी ने पिछले साल आईपीओ उन्होंने लाया, और अब वो करीब $1 बिलियन के शेयर्स फिर बेच रहे हैं QIP से, यानी कि उनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम। जेप्टो भी 450 मिलियन का
आईपीओ लाने वाले हैं। तो आप देखिए कि फंडिंग की जो किल्लत हो रही है वो कब तक बिजनेस को चलाएंगे, और ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद कैपिटल भी खत्म हो जाए। तो ये जो क्यूकॉम सेक्टर है इंडिया में, ये अपने आप में यूनिक एक्सपेरिमेंट है। दुनिया में इस तरीके की डिलीवरी मुझे नहीं पता कहीं पर भी होती है। 10 मिनट में डिलीवरी कहीं भी शायद दुनिया में नहीं होती है, और उसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर चीप लेबर है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा अब क्वेश्चन मार्क है, और उनकी इंडस्ट्री के लोग ही ऐसा बोल रहे हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है अगले 1-2 सालों में, तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री शायद ऐसी नहीं होगी जिसे हम कह सकें कि देखो ये 20-30% के रेट से ग्रोथ वहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बबल की बातें हो रही हैं, अमेरिका में एआई बबल की बात हो रही है, हमारे यहाँ क्यूकॉम बबल की बात हो रही है, बैंकिंग बबल की बात हो रही है, तो ये भी नेगेटिव फैक्टर मार्केट में काउंट हो रहा है। अब आइए दोस्तों ऑपरेशन पोर्टफोलियो क्लीनअप की बात करते हैं। तो कल के दिन हमने कई स्टेप्स आपके साथ शेयर किए थे, सेक्टर्स की बात भी की थी, और उसमें हमने आपके साथ कहा था कि आईटी सेक्टर में उन स्टॉक्स में ही पोजीशंस को हमें रखना है, होल्ड करना है, या उसमें एक्सपोजर थोड़ा बड़ा रखना है जो एआई पर काम कर रहा है। तो अगर हम अपने जो टॉप की 4 कंपनीज हैं उनकी अगर बात करें, वो एआई में क्या कर रहे हैं, और उससे आपको एक क्लू भी मिलेगा कि इसमें से किस कंपनी में हमें थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए और क्या यहाँ पर रिस्क हैं। तो हम जानते हैं कि एआई में हम पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं, और अब उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका नुकसान हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी को झेलना पड़ा। अगर आप देखिए पिछले अगर 9-10 महीने में देखें तो उनका मार्केट कैप करीब 150 बिलियन के करीब घट गया। सभी स्टॉक प्राइसेस हम जानते हैं आईटी सेक्टर के, वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। खास करके टीसीएस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि वो ज़्यादा कुछ एआई में नहीं कर रहे थे, और पूरी दुनिया अब एआई पे फोकस्ड है। और ये बात क्लियर है कि जो एआई पे को यूज़ नहीं करेगा या अडॉप्ट नहीं करेगा, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा 2 या 3 सालों में, और मार्केट इसीलिए इन कंपनीज को पनिश कर रहा था। अब धीरे धीरे हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं, हर कंपनी एआई की बात कर रहा है, कम से कम बात तो कर रहा है। तो क्या इन कंपनीज का हाल कोडैक और नोकिया की तरह हो जाएगा, या फिर एक नए गोल्डन एरा की यहाँ से शुरुआत होने वाली है? अगर करंट सिचुएशन को हम देखें तो FY25 में आईटी कंपनीज की ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गई है। कांस्टेंट करेंसी में 1 से 3% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और टीसीएस इन्फोसिस में तो 20-25% तक की फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो 4 जो बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और HCL, इन्होंने कलेक्टिवली 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। HCL के सीईओ ने क्लियर कट कहा है कि जो पुराने मॉडल पर काम करेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। और साथ में एक जो दूसरा पेन आ गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में जीसीसीज खोल रही हैं, यानी कि वो खुद अपना आउटसोर्सिंग खुद कर रही हैं, इंडिया में इंजीनियर्स को हायर करके अपना काम खुद करा रही हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस इन कंपनीज को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। और इसी वजह से ये कंपनीज अब फोर्स्ड हो गई हैं, क्योंकि अब इनके सर्वाइवल की बात है, अब इन्हें एआई अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। पिछले 2-3 सालों से ये सो रहे थे ये सोच के कि चलो कहाँ हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्या ही हो जाएगा। लेकिन अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, जब सभी जो आईटी की कंपनीज हैं वो एआई की तरफ जा रही हैं ग्लोबली, लेकिन ये अब लेट रिएक्ट कर रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से आप इनके अगर कॉन्फ्रेंस कॉल्स को सुनेंगे तब ये ज़्यादा से ज़्यादा एआई की बातें कर रहे हैं, उनके अडॉप्शन की बातें कर रहे हैं। तो इन 4 कंपनीज की बात करते हैं, ये एआई में क्या कर रहे हैं। तो टीसीएस के बारे में मैंने कई बार आपके साथ वीडियो भी बनाया, आपने पढ़ा भी होगा कि दे आर शिफ्टिंग टू डेटा सेंटर। ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, और चारों कंपनी में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा और डेयरिंग प्लान टीसीएस का ही है। $6 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने टीपीजी को भी पार्टनर बनाया है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाले टाइम में हमें कुछ और पार्टनर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा गेम है, ये स्केल का गेम है, और जो टीसीएस ने मंत्रा दिया है कि ह्यूमंस प्लस एआई, वो सिर्फ ओनली एआई पे फोकस नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमन के साथ एआई को यूज करेंगे। और ऐसा करने के लिए कंपनी का दावा है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, कि उन्होंने अपने सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, टेकीज़ हैं, उनको
AI अवेयरनेस और AI ट्रेनिंग का प्लान बनाया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है डेटा सेंटर, ये बिल्कुल नया है, अनएक्सप्लोर्ड है। क्या वो सक्सेसफुल होंगे, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि ये डू एंड डाई सिचुएशन है, तो आई एम हैप्पी कि कम से कम वो उस डायरेक्शन में कुछ कर भी रहे हैं। और ये प्लान भी जो उन्होंने बनाया है कि किस तरीके से उस पर काम करेंगे, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। अब अगर इन्फोसिस की बात करें तो उनका अप्रोच इतना एग्रेसिव एआई पे नहीं लग रहा है। हालांकि वो भी एआई की बात कर रहे हैं, उन्होंने एआई फर्स्ट का एक एडॉप्शन का उन्होंने प्लान बनाया है। साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने 1 करोड़ लाइन्स एआई से जनरेट की हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जो सोर्स कोड होता है उसको जनरेट किया है। हालांकि मैं इसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूं, और ये कोई भी छोटा मोटा डेवलपर होगा वो भी इस कोड को डेवलप कर लेगा, लेकिन कम से कम ये कंपनी भी इस बारे में बात कर रही है, ये अच्छी बात है। इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने इन्फोसिस टोपाज एक प्रोडक्ट बनाया है, एक सेट ऑफ फीचर्स या टूल्स बनाया है अपने इंटरनल यूज़ के लिए, जो कि एआई बेस्ड है। लेकिन इनका इनिशिएटिव उतना बड़ा नहीं लगता जितना टीसीएस का है। अब अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो ने करीब $1 बिलियन का एआई के लिए फंड लगा के रखा है। ये थोड़े लेट आए हैं, ये अभी भी सो रहे थे, लेकिन ग्लैड कि अब इन्होंने कुछ फंड एलोकेशन किया है। आने वाले क्वार्टर्स में हमें सुनने को मिलेगा कि ये क्या कर रहे। तो अभी इनका प्लान में क्लैरिटी नहीं है, कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। अब अगर एचसीएल की टेक की बात करें तो ये काफ़ी सीरियस हैं। अभी भी इनके प्लान्स बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आए कि ये क्या कर रहे हैं, बट ये फर्स्ट कंपनी है जो अपने एआई के रेवेन्यू को अलग से दिखा रही है कि देखो हमने एआई से इतना रेवेन्यू कमाया। अब ये मुझे नहीं पता कि उस रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या चैट जीपीटी यूज़ करना किसी प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, क्या वो भी एआई रेवेन्यू काउंट होगा, मुझे नहीं पता। क्या वो एआई की जो सर्विसेज बेच रहे हैं उसका रेवेन्यू दिखा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, अच्छा एक डेवलपमेंट है, और ये अपने इन्वेस्टर्स को क्लियर कट बताएंगे कि देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एआई से इतना रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन 4 कंपनी से अगर आप पूछेंगे आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रो एआई कौन है, तो वर्डिक्ट इज क्लियर कि टीसीएस है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ा प्लान एआई में है। तो क्या अब हमें रश करके टीसीएस में बड़ी पोजीशन बना लेनी चाहिए, या किसी इन चारों में से किसी और कंपनी को एआई के बेसिस पर पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अनटेस्टेड एरिया है, एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है। मुझे नहीं पता आने वाले सालों में क्या ये बना पाएंगे, क्या उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी के फैक्टर है, और शायद इसीलिए आपको इनके फ्यूचर का एआई वैल्यूएशन अभी चीप लेवल पर मिल रहा है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि आपको जो भी इसमें एआई के आपके फेवरेट स्टॉक्स है, हमारे कौन सा फेवरेट स्टॉक है आप जानते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एक मुश्त पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे पोजीशंस को बिल्ड करिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को बुक करके पोजीशंस को आधी कर लीजिए या क्वार्टर कर लीजिए, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो पुराने लेगेसी बिजनेस मॉडल पर किया था, और अब ये एक नए अनचार्टेड टेरिटरी पे जा रहे हैं। तो इट मेक सेंस कि आप इसमें अपने प्रॉफिट को बुक करिए और फ्रेश पोजीशंस को बिल्डअप करिए। अब आगे क्या होगा इन कंपनीज में ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आने वाले 1.5 से 2 साल इन कंपनीज के लिए बहुत पेनफुल रहने वाले हैं, कि जब पूरी दुनिया एआई की तरफ मूव करेगी और ये वहाँ पर मूव करने की कोशिश करेंगे, तो उस पेन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप उस पेन को झेल सकते हैं तभी इन स्टॉक्स में बने रहें। हमारी सलाह है कि अगर इन कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 10 साल का विजन रखिए। अब भाई दोस्तों आज के मार्केट की बात करते हैं। तो आज के मार्केट की खास बात क्या है कि मार्केट में तो हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे हैं उसमें तो 6-7% की सेलिंग हुए। ऐसा लगा कि कोई फंड हाउस
अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को खाली कर रहा है। तो थोड़ा एक पैनिक का माहौल था और मार्केट में अगर मार्केट के एब्सोल्यूट फिगर्स को गेन को आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स में, तो उसमें एक्चुअल पिक्चर का रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज़ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ है। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए अब आज के मार्केट डेटा की तरफ चलते हैं। आज का मार्केट कैसा रहा, तो आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को एक बार फिर हम 26,000 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। 25,758 पे मार्केट क्लोज हुआ। 81 पॉइंट्स का हमें लॉस देखने को मिला। और अगर वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ पर मैं कहूँगा मोर और लेस सेम है। पुट की आईवीज थोड़ी बड़ी हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने अपने हेजेस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो 2 दिन पहले 0.63 चला गया था और हम जानते हैं कि वो एक तरीके से बॉटम होता है, उसके बाद हमें राइज देखने को मिला। आज वापस से हमें फॉल देखने को मिली है। 0.72 का हमें पुट कॉल रेशियो देखने को मिला है। अगर विक्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली विक्स नहीं बढ़ रहा है। इतना पैनिक, इतना पेन, बट विक्स सस्टेन कर रहा है। तो ये मार्केट में क्या खेला हो रहा है ये कहना मुश्किल है। अगर फ्यूचर्स ओआई एडिशंस की बात करें, आज फिर देखिए करंट मंथ में 8,085 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। पिछले 3 दिनों से अगर आप फिगर्स देखिए, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं और मार्केट नीचे जा रहा है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट सेलिंग हो रही है, फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा रहा है। और अगर आप उससे पहले के 2 दिन को देखेंगे, जब मार्केट्स ऊपर जा रहे थे तो ओआई एडिशन नहीं हुआ, यानी कि वहां पर ओआई में डिक्लाइन आया, नए बुलिश पोजीशंस ऐड नहीं हुई और जैसे ही गिरा वहां पर ओआई हमें बढ़ता हुआ दिखा। प्रीमियम्स की बात करें तो आज फिर हमें प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को मिला है। आप अगर देखिए तो हम 190 से घट के 99 आ गए हैं। ह्यूज ड्रॉप इन प्रीमियम, अनदर इंडिकेशन कि शॉर्ट पोजीशंस आर गेटिंग एडेड। और वही चीज़ हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर टर्नओवर की बात करें तो कल तो काफ़ी अच्छा टर्नओवर था, एवरेज से ज़्यादा था। आज फिर हमें, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, पर ठीक ठाक हमें टर्नओवर देखने को मिला, एवरेज से थोड़ा कम। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। 81 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं अगर मार्केट ग्रीन में भी आता है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव में रहता है और यही साइन है मार्केट के वीकनेस का, जो कि आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। वहीं एफआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन अगर आप देखें, कल फिर उन्होंने बढ़ाई तो उन्होंने 1.38 लाख से बढ़ा के 1.42 लाख कर दिया। तो डेटा को अगर मैं देखूं तो डेटा विदाउट एनी डाउट नेगेटिव डेटा है। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि 25,840 इज़ द की लेवल। कई बार वहाँ से मार्केट ने रिबाउंड किया, हालांकि हम अपना स्टैंड लगातार मेंटेन कर रहे थे कि 25,840 से ऊपर जितना भी राइज हमें देखने को मिल रहा है वो सारा फेक रैली है, वो मैन्युफैक्चर्ड रैली है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा 25,840 का, तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है और मार्केट के फेक रन से हमें अपने आप को बचाकर रखना है। और फाइनली 25,840 ब्रेक कर गया और ब्रेक करके अब उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। हम अब 25,760 के आसपास हैं। तो अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे कि स्टोकेस्टिक की जो ब्लैक लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक है, जो ब्लैक लाइन में आपको दिख रहा है, काफ़ी दिनों के बाद अब ये जोन में घुसा है, जो वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। और साथ में निफ्टी का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे काफ़ी लो है। लो वॉल्यूम में जब मार्केट फॉल होता है, खास करके हाई लेवल में, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। वो ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत ग्रीन ग्रीन हमें देखने को मिलेगा। अभी तक कोई साइन नहीं है ये सेलिंग ख़त्म होने के। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें यही पॉइंट कर रहे हैं कि कल के सिचुएशन से आज के सिचुएशन में सेंटिमेंट में कोई बदलाव नहीं है। तो अगर आपने हमारे लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई है तो शॉर्ट पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। ऑन अ सेफर साइड आप 25,840 का ही स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है आप पोजीशंस को कंटिन्यू करें और जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक मीनिंगफुल बाउंस की सिचुएशन हमें मिलेगी तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।